हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 के गणित प्रकाश के 4th चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 88 से पेज नंबर 87 तक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम पेज नंबर 88 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम, मैं आपको शॉर्टकट में इसको समझा देती हूँ, पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है इस पैराग्राफ को। मैं आपको ये इतना बता देती हूँ कि इसमें हम ना स्पेशल टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स को इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स का क्या है कि इसको ना हम एक बार जब निकाल लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी, तो इसको वेरीफाई करना चाहिए, करना अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट द प्रॉपर्टी यूजिंग, अगर आप डिडक्शन से जो है प्रॉपर्टी को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रियल वर्ल्ड क्वाड्रिलेटरल को ऑब्जर्व करना चाहिए थ्रू मेजरमेंट के थ्रू। और अगर आप यहाँ पर बट विद दैम वी कैन ओनली फ्रॉम अ कंजेक्चर दिस दैट इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट विच आर हाईली कॉन्फिडेंट बट नॉट येट श्योर इट इज़ इफ़ इट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। आप हमने जो क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज़ को अभी तक हमने देखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारी हमेशा ट्रू ही हों हर केस में। जैसे कि कंस्ट्रक्टिंग अ फ्यू रेक्टेंगल्स एंड ऑब्जर्विंग थ्रू मेजरमेंट। समझ लीजिए कुछ आपने रेक्टेंगल्स को आपने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, उसके डायगोनल्स बनाए, लेकिन उसके डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपने 1000 रेक्टेंगल में 1000 सारे के सारे रेक्टेंगल जो हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसके डायगोनल्स, कोई ज़रूरी है 1000 जो रेक्टेंगल है वो भी आपने जब कंस्ट्रक्ट किया है उसके भी जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को वो करेंगे ही, बाइसेक्ट करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने जो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया है उसकी मेज़रमेंट क्या है, किस तरीके से आपने उसको मेज़र किया है। द ओनली वे वी कैन बी श्योर ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ बाय जस्टिफाइंग और प्रूविंग द स्टेटमेंट जस्ट एज वी डिड इन डिडक्शन 2। जैसा कि डिडक्शन 2 में हमने प्रूव किया था, सिर्फ वही एक तरीका है जस्टिफाई और प्रूव करने का स्टेटमेंट को, जिससे कि हम इस बात को ये प्रूव कर सकें, इस बात को हम ये प्रूव कर दें कि ऐसा है कि अपनी जो स्टेटमेंट है उसको हम प्रूव कर दें कि क्वाड्रिलेटरल जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पर, और उसके जो बाकी की जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी, वो सारी जो हैं जब हम उनको प्रूव करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, तभी हम उसको क्लियरली बोल सकते हैं कि कैसे हुआ है ये। द कारपेंटर्स प्रॉब्लम shows that rectangles can also be defined as follows. A rectangle is a quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other. एक रेक्टेंगल जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। कारपेंटर की प्रॉब्लम से हमें रेक्टेंगल को इस तरीके से भी डिफाइन करने का एक और तरीका मिला है। पहले हमने क्या कहा था? पहले हमने कहा था कि रेक्टेंगल वो होता है जो जिसके सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और जिनकी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हमें पता चलती है, यहाँ पे हमें क्या पता चला है कि क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स जो हैं इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उनको भी रेक्टेंगल कहा जाता है। ऑब्जर्व हाउ डिफरेंट दिस डेफिनेशन इज फ्रॉम द अर्लियर वन, yet both capture the same class of quadrilaterals. Further, it turns out that the first definition can be simplified. In the earlier definition, we stated that a rectangle has opposite sides of equal length. पहले की definitions में हमने क्या देखा कि rectangle की जो opposite sides हैं वो equal length की होती हैं and all angles equal to 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल जो हैं 4 एंगल होते हैं, उसमें चारों के चारों 90 डिग्री के होते हैं। Would we be wrong if we just define a rectangle as a quadrilateral in which all the angles are 90 डिग्री? क्या हम गलत होंगे अगर हम डिफाइन करें रेक्टेंगल एज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री? जस्ट अभी अभी हमने जैसे कि अभी अभी डिफाइन किया है,
ठीक है। तो अगर हम इतना ही कहें अगर सिर्फ, तो क्या हम गलत हैं? इफ़ यू थिंक दैट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, अगर आपको लगता है कि इनकम्प्लीट डेफिनेशन है कि इसमें सिर्फ एंगल्स के बारे में बोला है ना, साइड्स के बारे में तो इसमें बोला नहीं है, ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द एंगल्स आर ऑल 90 डिग्री बट द ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट सच अ क्वाड्रिलेटरल? क्या आप ऐसा कोई कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं क्वाड्रिलेटरल जिसके एंगल्स तो 90 डिग्री के होंगे लेकिन उसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी? लेट अस प्रूव व्हाई दिस इज़ इम्पॉसिबल। आप चलो इसको प्रूव करते हैं कि ये इम्पॉसिबल क्यों है। आप खुद ही आप एक बार वो करके ड्रॉ करके देखो, क्या आप कर सकते हो कंस्ट्रक्ट? आपने एक लाइन ली, ठीक है, उसको आपने दो 90 डिग्री एंगल के 90 डिग्री के एंगल के दो लाइंस ऊपर खींच दी, उसके ऊपर एक लाइन और लगा दी, 90 डिग्री के ही लिए सारे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल ना हो? ऐसा हो नहीं सकता, वो तो इक्वल ही होंगी। डिडक्शन 4, व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री? क्या शेप होएगी क्वाड्रिलेटरल की जिनके एंगल जो हैं 90 डिग्री के होंगे, इक्वल होंगे? कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विद ऑल एंगल्स मेजरिंग 90 डिग्री, व्हाट कैन बी से अबाउट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ सच अ क्वाड्रिलेटरल? तो ऐसी ABCD जो हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जिसके एंगल्स 90 डिग्री के हैं सभी, व्हाट कैन बी से, कहाँ क्या कहेंगे हम, उसके ऑपोजिट साइड के बारे में क्या कह सकते हैं हम? जॉइन BD। अब यहाँ पर है ABCD लिया, ABCD ये ले लिया यहाँ पर, ये इसमें BD जो है ये रहा B, ये है D, BD को हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसमें दो ट्रायंगल बन गए। कौन कौन से बन गए? एक बन गया BAD और दूसरा बन गया DCB। एंगल्स को लेते हैं ना सेंटर में, बीच में C लिया है, यहाँ A लिया है, ठीक है। सीन कॉन्ग्रुएंट, दोनों क्या लग रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं। कैन वी जस्टिफाई दिस क्लेम? क्या होता है कॉन्ग्रुएंट, कैसे प्रूव होता है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कम से कम तीन चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं। टू क्वालिटीज़ कैन बी डायरेक्टली सीन इन द ट्राइंगल्स। टू इक्वालिटीज़ जो हैं वो दिख रही हैं हमको इसमें। टू इक्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं? टू इक्वालिटीज़ हैं कि ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का है और इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का है, दोनों इक्वल हैं। दूसरी क्या दिख रही है? दूसरी ये दिख रही है कि इस ट्रायंगल का साइड BD और इस ट्रायंगल का भी साइड BD ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। ये तो हो गई। अब हम एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में क्या कहेंगे? रिकॉल दैट वी टैकल्ड अ वेरी सिमिलर प्रॉब्लम इन डिडक्शन 2। आपको शायद याद होगा कि हमने डिडक्शन 2 में सेम ऐसी ही प्रॉब्लम को डिडक्ट किया था। वी कैन यूज़ द सेम रीजनिंग हेयर, बिल्कुल सेम रीजनिंग यहाँ पर भी है। आप ये देख लीजिए, ये पूरा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो एक साइड एक दो एंगल हो गए, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया। तो अगर एंगल B 90 डिग्री का है तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री का हो गया ना। और यहाँ पर अब वही ले लिया हमने ट्रायंगल BCD, ये है। अब एंगल 3 + 2 और ये 90 डिग्री, इन तीनों को ऐड करके कितना हो गया? 180 डिग्री। रीज़न आपको पता है, ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब जब हमने यहाँ से, ये आपको पता था कैसे आया, पिछले में भी हमने किया था, पीछे किया था हमने, मालूम है हम तो। एंगल 3 + एंगल 2 90 डिग्री का आ गया, यहाँ तक आ गया था। तो ये आ गया था, तो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। दस बाय द AAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब AAS यानी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से हमें क्या पता चला था? हमें ये पता चला था कि ट्रायंगल BAD जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DCB के। देयरफॉर AD इक्वल्स टू CB। AD जो है वो CB के इक्वल है एंड DC जो है वो BA के इक्वल है। यहाँ देख लेते हैं,
ए डी सी बी के इक्वल है, जो ए डी है वो सी बी के इक्वल है और बी ए जो है वो डी सी के इक्वल है। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये पता चल गया हमें यहाँ पर। यहाँ पर सिंस दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इससे हमें क्या ये क्या पता चल गया कि मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। इज इट रॉन्ग टू राइट बी ए डी सी डी बी? अब हमारा जो था, हमारा यहाँ पर था, यहाँ तो ठीक था, ट्राइंगल बी ए डी था, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी सी बी था, यहाँ सी डी बी कह रहे हो, कह रहे हैं कि ऐसे ठीक रहेगा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? और अगर ये लिखना गलत है तो क्यों गलत है ये भी आपको बताना है। तो ये आप बता सकते हैं ये कैसे गलत है? यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं ये कैसे गलत है। जैसे कि ये यहाँ पर हमने किया, ये देखो हमने लिखा कि ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी बी। अब क्या होता है कि ये जो है ना दो साइड, इन दोनों साइड्स को लिया जाता है, ठीक है, तो ये इसके इक्वल आएगी, फिर ये जैसे ये ए डी है तो ये डी बी के इक्वल ऐसे आएगी, और फिर ये जो है बी डी वो सी बी के इक्वल ऐसे ऐसे दिखाया जाता है। इसलिए ये चीज़ ऐसे ही लेनी पड़ती है। तो इसके जो बीच में जो आपके जो भी आप लेटर लेते हैं तो एंगल जो भी लेते हैं वो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आता है, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि क्या ये वहाँ पर वैसे आ रहा है। अगर हाँ आ रहा है तो करेक्ट है। तो क्या आपने ये नोटिस किया है कि ये वहाँ पर ऐसे नहीं आ रहा है? देखें हम यहाँ पर, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो उन्होंने बोला था बी ए डी, ये रहा बी ए डी तो हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला था सी डी बी, बोला था सी डी बी, ये हो नहीं सकता। क्यों? बी ए डी मतलब ए, ठीक है, ए आएगा, बी ए डी, ए बीच का जो है वो एंगल ये। अब दूसरा बोला उन्होंने सी डी बी बोला उन्होंने, तो यहाँ पे तो है नहीं ना 90 डिग्री तो यहाँ पर है, तो वो डी सी बी तो हो सकता है लेकिन वो सी डी बी तो हो ही नहीं सकता ना। अगर मैं ए डी को दिखाऊंगी, मैंने ए डी दिखाना है तो उसके साथ सी बी ही होना चाहिए, दूसरा एंगल नहीं ले सकती हूँ मैं, ये यही होना चाहिए। ये है तो यहाँ वाला दिखाना है, ये है तो ये ही आएगा इसके साथ, ऐसे ही आएगा, तभी इसको हम प्रूव कर सकते हैं, तभी हम इसको दिखा सकते हैं कि ये करेक्ट है। तो हम इसको, ये जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो नहीं, हम ऐसा नहीं लिख सकते। और क्यों नहीं लिख सकते वो भी रीज़न मैंने आपको दे दिया है कि वो क्यों नहीं लिखा जा सकता ऐसे। Thus we have established that if all the angles of a quadrilateral are right angles, then the opposite sides have equal lengths. अब हम यहाँ पर दिखा चुके हैं यहाँ पर कि एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल्स, मतलब क्वाड्रिलेटरल के सारे जो एंगल्स होते हैं राइट एंगल्स होते हैं, और ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं उनको इक्वल लेंथ की होती हैं। देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, जिससे पता चलता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक रेक्टेंगल है। दस द रेक्टेंगल कैन सिंप्लीफाई बी डिफाइंड एज फॉलो। अब रेक्टेंगल को हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द एंगल्स आर ऑल 90 डिग्री, सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। लेट अस लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल 90 डिग्री के होते हैं। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ऑपोजिट साइड जो होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती हैं? इक्वल होती है। आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल पैरेलल? क्या ऑपोजिट साइड्स जो है रेक्टेंगल की वो पैरेलल होती हैं? दे डेफिनेटली सीम टू, वो दिखाई दे रही हैं ऐसी, कुछ तो ऐसे ही लग रहा है ना, सामने आमने सामने की जो है ये जो है ये पैरेलल ही लग रही हैं। दिस फैक्ट कैन बी जस्टिफाइड यूजिंग वन ऑफ द ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टीज। अब ये जो फैक्ट है वो जस्टिफाई कैसे होगा?
ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टीज़ के से होगा। तो नोटिस दैट ए बी एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल टू ए डी एंड बी सी। ए डी जो है ये है, ए डी जो है सॉरी ए बी जो है वो ए डी और बी सी का ट्रांसवर्सल है। मतलब ये जो है ये ट्रांसवर्सल है। ये कौन सी दो लाइंस को, ट्रांसवर्सल क्या होता है, कोई दो लाइंस को जब एक लाइन कट कर रही होती है, ठीक है ना, तो उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। जो लाइन उनको कट कर रही है ना उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये एक लाइन जा रही है, ये भी एक लाइन जा रही है, और ये जो ए बी है दोनों के साथ टच है, तो ये ट्रांसवर्सल है। तो नोटिस दैट ए बी एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल, ए डी और बी सी का ट्रांसवर्सल है। अब एंगल ए और एंगल बी ये दोनों 90 डिग्री के हैं, यानी कितने के हो गए, 180 डिग्री के। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कोई भी दो लाइंस जिनको एक लाइन छू कर जा रही है वो उसकी ट्रांसवर्सल है, और जब ऐसा होता है तो उसके जो दो एंगल होते हैं साथ के ट्रांसवर्सल के साथ के, ट्रांसवर्सल जिस लाइन से वो हो रही है, दो लाइनें टच हो रही हैं, तो वो जो दो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होते हैं हमेशा। When the sum of the internal angles on the same side of the transversal is 180 डिग्री, मतलब दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। द लाइन्स आर पैरेलल, तो वो लाइंस जो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब ऐसा होता है तो वो दो लाइंस जो है आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं। वी कैन यूज दिस फैक्ट टू कंक्लूड दैट द लाइंस ए डी एंड बी सी आर पैरेलल। हम इसी जो फैक्ट है इसको यूज़ करके हम कह सकते हैं बहुत आसानी से कि ए डी और बी सी जो है वो पैरेलल हैं, विच अब वी रिप्रेजेंट एज ए डी पैरेलल टू बी सी, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ए डी पैरेलल है बी सी के। कैन यू सिमिलरली शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। क्या सिमिलरली आप ये भी बता सकते हैं कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। ऑफ कोर्स जैसा हमने बताया कि ये दो लाइंस का ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, वैसे ही आप बता सकते हो कि ये भी जो है इसका ट्रांसवर्सल है। तो उस तरीके से हम इसको भी करके बता सकते हैं। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर। ऑपोजिट साइड्स जो है रेक्टेंगल की वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे से। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं लेंथ में और वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अ स्पेशल रेक्टेंगल, अभी स्पेशल रेक्टेंगल की तरफ चलते हैं। इन द क्वाड्रिलेटरल बिलो आर देयर एनी नॉन रेक्टेंगल्स। ये जो नीचे क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं ये चार, क्या इनमें से कोई नॉन रेक्टेंगल भी है, ये आपको बताना है। ये आप देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए सबको। वो पूछ रहे हैं क्या इसमें से कोई नॉन रेक्टेंगल भी है। ऑल दिस क्वाड्रिलेटरल्स आर रेक्टेंगल्स। ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो रेक्टेंगल्स हैं, इंक्लूडिंग फोर्थ जो था ना, जिसको जो कि स्क्वायर के तौर पे आपने देखा है उसको, उसकी चार साइड्स हैं, चारों 4 सेंटीमीटर्स की हैं, तो वो भी क्या है, रेक्टेंगल ही है। क्वाड्रिलेटरल 4 इज़ अ रेक्टेंगल बिकॉज ऑल इट्स एंगल्स आर 90 डिग्री, क्योंकि उसकी जो चारों एंगल्स हैं वो क्या है, 90 डिग्री के। हाउएवर इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल। हालांकि ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल है विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी चारों साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की हैं। वी नो दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्क्वायर। हम जानते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कहा जाता है। स्क्वायर, a square is a quadrilateral in which all the angles are equal to 90 degree and all the sides are of equal length. स्क्वायर जो है वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो एंगल्स हैं चारों इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, एंड सारी साइड्स जो हैं उसकी इक्वल लेंथ की होती हैं। दस एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, एवरी स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल होता है, बट क्लियरली एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। लेकिन हर रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होता। ये यहाँ पर ऐसा ही है जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है कॉन्वर्सेशन कि मतलब इसने बोला कि आई एम एन इंडियन एंड आई एम अ मलयाली। तो उसने कहा कि मतलब वेट विच वन ऑफ देम आर यू,
एन इंडियन और मलयाली, आप मलयाली हो या इंडियन हो, हाउ कैन यू बी बोथ, मतलब आप दोनों कैसे हो सकते हो, वही हो गया ना रेक्टेंगल और स्क्वायर वाली चीज़ होगी कि मतलब आप दोनों कैसे हो सकते हो। तो दोनों हो सकते हैं, जो मलयाली है वो इंडियन नहीं हो सकता, इंडिया के अंदर ही आता है ना, तो वहाँ पर वो भी हो सकता है ना। दिस रिलेशन कैन बी pictorially represented using a Venn diagram. We have seen these diagrams before. In a Venn diagram, a set of objects is represented as points inside a closed curve. Typically, these closed curves are ovals or circles. For example, the set of all squares is represented as, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर दे रखे हैं 3 4 जो भी दो, तो इसको ये स्क्वायर के रूप में एक प्रेजेंट कर रहा है, ये आपने देख लिया। ईच पॉइंट इन द रीजन रिप्रेजेंट्स अ स्क्वायर, सारे जो ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट जो है स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, देयर बाय कवरिंग ऑल द पॉसिबल स्क्वायर्स। सिंस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल है, द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज टू सेट्स वुड बी एज फॉलोज, मतलब जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है एक ओवल शेप है, एक है ना, ओवल शेप में मतलब ओवल शेप के अंदर एक स्क्वायर हो सकता है, बट अगर ये पूरा एक स्क्वायर है तो उसके अंदर एक रेक्टेंगल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं दिखाया जा सकता है। रेक्टेंगल बाहर ही दिखाया जा सकता है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एक स्क्वायर है, ये दिखाया गया कि एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक स्क्वायर है। अगर मैं लिख दूं कि ये स्क्वायर है और इसको लिख दूं ये रेक्टेंगल है, तो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब लेट अस कंसीडर द कारपेंटर्स प्रॉब्लम अगेन। अब हम जो कारपेंटर की प्रॉब्लम है उसको फिर से एक बार कंसीडर करते हैं। इफ़ द वुडन स्ट्रिप्स हैव टू प्लेस्ड सच दैट द थ्रेड पासिंग थ्रू देयर एंड पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर, व्हाट मस्ट बी डन। मतलब उन्होंने कहा कि कारपेंटर की क्या प्रॉब्लम थी, उसने ये रखे थे, डायगोनल्स रखे थे, है ना, दो ऐसे स्ट्रिप्स रखी थी, उनको उसको इस तरीके से रखना था कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, ठीक है। तो इफ़ द वुडन स्ट्रिप्स हैव टू बी प्लेस सच एज, मतलब इस तरह से प्लेस किए गए, थ्रेड उसके साइड से वो किया गया एंड पॉइंट्स पर, तो वो एक स्क्वायर बनाते हैं। व्हाट मस्ट बी डन, एज इन द प्रीवियस केस लेट अस ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। वन ऑफ दोज डायगोनल्स इट्स ऑफ लेंथ इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल की कितनी लेंथ है, 8 सेंटीमीटर। वाइल सॉल्विंग द कारपेंटर्स प्रॉब्लम फॉर द केस ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के टाइम पर भी एक केस था कारपेंटर का, सेम ऐसे ही। वी हैव सीन दैट टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल एंगल्स 90 डिग्री, सभी एंगल्स कितने के थे, 90 डिग्री के, और अपोजिट साइड्स जो थी इक्वल थी लेंथ में। द डायगोनल्स हैव टू बी ड्रॉन सच दैट, कैसे बना, दे आर टू इक्वल लेंथ, और बाइसेक्ट कर रहे थे उसको, वो इसके जो है ये डायगोनल्स एक दूसरे को, ठीक है। व्हाट मोर नीड्स टू बी डन टू गेट इक्वल साइड लेंथ्स एज वेल, कैन दिस बी अचीव्ड बाय प्रॉपरली चूजिंग द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, सी इफ यू कैन रीजन एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। अब यहाँ पर है व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स, मतलब जो डायगोनल्स हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर, डायगोनल्स आए तो यहाँ पे वो बने ना, एंगल्स बने, तो एंगल्स क्या बने, क्या होने चाहिए, वो आपसे पूछ रहे हैं वो, तो हमने अब एंगल्स निकालने हैं, कहने का मतलब है द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स कैन बी फाउंड यूजिंग द नोशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। सपोज वी जॉइन द इक्वल डायगोनल सच दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड रिजल्ट इन अ स्क्वायर, हमें दो डायगोनल्स मिले, उन दोनों को हमने ज्वाइन किया और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और रिजल्ट में क्या मिला, हमें स्क्वायर मिला। लेट अस लेबल द स्क्वायर ए बी सी डी, हमने इसको लेबल कर लिया स्क्वायर को। टू फाइंड द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स, व्हाट आर द टू ट्राइंगल्स वी शुड कंसीडर फॉर कॉन्ग्रुएंस, कौन से दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंस के लिए कंसीडर किए, एक हमारा हो गया BOA और दूसरा हो गया BOC, ये दोनों,
ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंस के लिए कंसीडर किए। तो कैसे पता चला इनका? अभी बाय द SSS, 3 साइड कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस। 3 होने ही चाहिए ना, 3 से ही पता चलता है कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। कैसे हुआ? एक तो ये हो गया, ये साइड जो है वो इसके इक्वल है, दूसरा ये इसके इक्वल है, ठीक है, और तीसरा ये जो है ये इनकी कॉमन साइड है। ये देखो ना, ये आ गया, ये आ रही है साइड, इसमें भी ये आ रही है साइड, तो ये इसकी कॉमन साइड होगी। कैन दिस बी यूज टू फाइंड द एंगल्स BOA एंड BOC फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स? क्या ये यूज हो सकता है एंगल फाइंड करने के लिए? BOA कौन सा? BOA ये वाला एंगल, और BOC यानी इधर वाला एंगल। दो हो गए ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनको फाइंड करना है। सिंस दीज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं ये दोनों एंगल्स, दे आर इक्वल, ये इक्वल है। फर्दर दीज एंगल्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, ये एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। कैसे? ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसके ऊपर ये बना रहे, तो एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। सो BOA प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो एंगल्स हैं ये कितने के होंगे? 180 डिग्री के। BOA ये वाला और BOC ये वाला दोनों मिला के 180 डिग्री के होंगे। दस दीज एंगल्स हैव टू बी 90 डिग्री ईच। इसका क्या मतलब है कि ईच एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। दिस शोज दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इससे क्या पता चलता है कि डायगोनल्स जो हैं स्क्वायर के वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पर। दिस मीन्स दैट द डायगोनल्स हैव टू बी ड्रॉन सच दैट दे आर of equal lengths and bisect each other at right angles. Since the endpoints of the diagonals uniquely determine the vertices of a quadrilateral, we will get a square when the diagonals are joined this way. इस तरीके से जब ज्वाइन किया गया डायगोनल्स को तो हमें क्या मिला? एक स्क्वायर मिला। यूजिंग दिस फैक्ट, इस फैक्ट को यूज करते हुए कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ डायगोनल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। मतलब 8 सेंटीमीटर के जो डायगोनल्स हैं उनसे हमने कंस्ट्रक्ट करके एक क्या बनाया? स्क्वायर बनाया। प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। सिंस अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल होल्ड ट्रू फॉर द स्क्वायर। वेरीफाई इफ दिस इज ट्रू बाय गोइंग थ्रू ज्योमेट्रिक रीजनिंग इन डिडक्शन 1 एंड डिडक्शन 2 एंड सी इफ दे अप्लाई टू अ स्क्वायर एज वेल। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, सभी एक दूसरे के बराबर ही होती हैं। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं स्क्वायर की वो एक दूसरे की पैरेलल होती हैं। द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑल 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर कोई डायगोनल इसमें होते हैं बीच में तो वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री। देयर इज वन मोर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर, एक और ये स्पेशल प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल 1, 2, 3 एंड 4? क्या मेजर्स हैं 1, 2, 3 एंड 4 उसके एंगल के? सी इफ यू कैन रीजन एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। अब ये है, यहाँ पर स्क्वायर है, ए में ये है 1, ये है 2, ठीक है, और ये है 3 और ये है 4। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब ये जो है इन चारों का मेजर्स वो पूछ रहे हैं। इन ट्राइंगल ADC वी हैव, ADC कहाँ है? ADC ये रहा। तो हमारे पास क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री। सिंस AD इक्वल्स टू DC, अब यहाँ पर हमें क्या पता चला कि AD जो है वो DC के इक्वल है। AD जो है वो
DC के इक्वल है। वी हैव एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, दस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू कितने का हुआ, 45 डिग्री का हुआ। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ये 90 डिग्री है तो ये दोनों ऐड करके ये भी कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। जब ये टोटल 90 डिग्री के तो 45 डिग्री ये होगा, 45 ये होगा। सिंपल। सिमिलरली फाइंड एंगल 2 एंड एंगल 4। इसी तरीके से जैसे हमने इसको फाइंड किया है, इस तरीके से यहाँ पर सेम ऐसे ही आपको इसके 2 और 4 को भी फाइंड कर लेना है। दस वी हैव अनदर प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। हमारे पास एक अनदर प्रॉपर्टी है क्या, स्क्वायर की। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड द एंगल्स ऑफ द स्क्वायर इनटू इक्वल हाफ्स। जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो डिवाइड करते हैं एंगल्स को ऑफ द स्क्वायर इनटू इक्वल पार्ट्स, इक्वल हाफ्स में। दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ द स्क्वायर। बाइसेक्ट करते हैं किसको, स्क्वायर के एंगल्स को, इसके जो डायगोनल्स हैं। ठीक है, ऐसे भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम इसके आगे जो है फिगर इट आउट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हम ये अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, इससे पहले का जो है पेज नंबर 93 तक ये हमने इस वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। सिर्फ समझने वाले थे, इसमें सॉल्व करने वाला कुछ भी नहीं था। इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में ही था ज़्यादा, उसके डायगोनल्स के बारे में था, उनके एंगल्स के बारे में था, वो बताया गया था। और उसके जितने भी वो एग्जाम्पल के तौर पर जो समझा, सारा कुछ बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ उसे समझना ही है, सिर्फ उसे समझना है। आप उसको रीड करके आप उसको इजीली समझ सकते हैं। इससे आगे का जो है हम पेज नंबर 94 में फिगर इट आउट के जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।